वाले सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में। ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि हम जानेंगे सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड सिस्टम which means an organized relationship among components. A system may be considered as an orderly grouping of interdependent components linked together according to a plan to achieve a specific goal. Each component is a part of total system and it has to do its own share of work for the system to achieve the desired goal. जो सिस्टम है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है अलग अलग कंपोनेंट्स का ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप। जो सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स जो कि अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, उसको हमने एक तरह से लिंक कर दिया जिससे कि हम जो स्पेसिफिक कोई भी गोल है उसको हम अचीव कर पाए। ईच कंपोनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम। जो हर एक कंपोनेंट है वो पूरे सिस्टम का एक पार्ट होगा, लेकिन उनको अपना हर एक स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा ताकि जो हमारा गोल है सिस्टम का वो हम अचीव कर सके। अब हम जानेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द अरेंजमेंट ऑफ पीपल, डाटा, प्रोसेस, information presentation and information technology that interacts to support and improve day-to-day operations in business as well as support the problem solving and decision making needs of the user and management। जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसमें हम अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा को या किसी पीपल को हम अरेंज इस तरह से करते हैं ताकि हमारे जो डिज़ायर्ड गोल है वो हम अचीव कर पाए, जिससे कि हमारे डे टू डे ऑपरेशन से बिजनेस के वो हम इजीली ऑपरेट कर पाए। अब हम जानेंगे कि सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम के गुण क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम आर एज फॉलो। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो सिस्टम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्ट अलग परफॉर्म कर रहा है, एक पार्ट अलग परफॉर्म कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हम उनको इस तरह ऐसे ऑर्गेनाइज ना करें कि जिससे हम स्पेसिफिक गोल अचीव कर सके तो कोई बेनिफिट नहीं है हमें। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये पता चलता है कि किस स्ट्रक्चर में किस ऑर्डर में जो कंपोनेंट्स है वो हमने डिफाइन किए हैं। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन रेफर्स टू द प्रोसीजर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शंस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हर एक सिस्टम का एक अपना पार्ट है, लेकिन फिर भी वो आपस में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या किस तरह से वो एक दूसरे से तालमेल रखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। Integration is referred to how a system is tied together. It is more than sharing a physical part. It means the part of the system work together within the system even though each part performs a unique function. इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली ही उनको जो है शेयरिंग चाहिए, नहीं। अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जा रही है जिससे कि दूसरे कंपोनेंट का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव मीन्स किसी भी सिस्टम को जब हम बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ एम होता है जिसकी वजह से वो सिस्टम प्रोसेस किया जाता है और जो गोल है वो अचीव किए जाते हैं। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट कॉमन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन may set one objective and operate to achieve another. The important is that the user must be aware of the central objective well in advance. अब हम बात करेंगे सिस्टम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, नेम द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ सिस्टम। फर्स्ट हमारे पास आती है पर्पस। अ सिस्टम पर्पस इज द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग इट्स सक्सेस। पर्पस का मतलब किसी भी सिस्टम को हमने क्यों बनाया है, कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा। तो जो पर्पस है, जिस पर्पस से हम बनाते हैं उससे अगर वो हमें वो पर्पस या वो गोल अचीव हो जाता है तो इसका मतलब ये हमारा सिस्टम सक्सेसफुल है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है बाउंड्री। अ सिस्टम बाउंड्री डिफाइन व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट इज आउटसाइड द सिस्टम। मतलब सिस्टम की बाउंड्री उसको डिफाइन करती है कि ये सिस्टम का मतलब इनर पार्ट है, ये सिस्टम का आउटर पार्ट है। ओके। Environment. A system environment is everything pertinent appropriate to the system that is outside of its boundary। जो सिस्टम की बाउंड्री होती है, इनपुट एरिया इनर एरिया के बाहर जितना भी एरिया सिस्टम के लिए अप्रोप्रिएट है, इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है सिस्टम वहाँ से, तो हम उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हमारा इंफॉर्मेशन कोई सिस्टम है, उसको हम सर्कुलर डिफाइन कर लेते हैं। जो उस सर्कल के इनर का एरिया होगा वो हो गया उसका इनर एरिया। ओके। जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन के बाहर भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो सिस्टम में आ रही है, तो जहाँ से वो आ रही है वो मतलब वो हमारा हो गया इन्वायरमेंट। Input. A system input are the physical objects and information that cross the boundary to enter into its environment। मतलब किसी भी सिस्टम में जो बाउंड्री के बाहर जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर आती है, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। Output. A system's output are the physical objects and information that go from the system into its environment। मीन्स सिस्टम से उसके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें जाती है, इनर एरिया से, बाउंड्री से इनर एरिया से जो आउटर एरिया में जाती है, इन्वायरमेंट में जाती है, बाउंड्री क्रॉस करती है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ओके। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम की। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज फॉलो: फॉर्मल और इनफॉर्मल, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट, ओपन और क्लोज्ड, मैनुअल और ऑटोमेटेड। ओके। फर्स्ट वन है हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सिस्टम। Formal system is the one that is planned in advance and is used according to a schedule. In this system, policies are documented well in advance. A real life example is to construct a scheduled meeting at the end of every month in which agenda of the meeting has already been defined well in advance। Okay। फॉर्मल सिस्टम क्या होता है? जिसको हम पहले से प्लान करके चलते हैं, जिसका एक शेड्यूल होता है, और जो पॉलिसीज़ है या फिर जो भी हमारा एजेंडा है वो हमें पहले से पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बिजनेस है जिसमें मीटिंग कोई भी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर मंथ एंड में एक मीटिंग होती है। मान लीजिए 30th ऑफ एवरी मंथ वो मीटिंग होती है, और मीटिंग का एजेंडा होता है कि हमने कितना परफॉर्म किया या हमें कितना इम्प्रूव करना है अपने बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए। उसमें एजेंडा भी फिक्स्ड है और उसका टाइमिंग्स भी फिक्स है, और वो किस टॉपिक पे होगी ये सब चीज़ें फिक्स्ड है। तो एक एज अ फॉर्मल एनवायरनमेंट में वो मीटिंग की जा रही है, तो वो हो गया एक फॉर्मल सिस्टम। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल सिस्टम की। एन इनफॉर्मल सिस्टम इज द सिस्टम that is not described by procedure. It is not used according to a schedule, for it work as on need basis। For example, sales order processing system through phone calls। जो informal system होता है वो पहले से नहीं डिस्क्राइब होता है। It is used according to a schedule for means मान लीजिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है जो कि सेल्स मतलब फ़ोन कॉल्स के थ्रू ऑर्डर ले सकती है या ले सकता है। ओके। तो उसके पास जब फ़ोन कॉल जाएगी, जब यूज़र उससे या फिर कस्टमर उससे बोलेगा कि मेरे को ये ऑर्डर करना है, मान लीजिए आप टीवी देखते हैं, कभी कभी एड्स आते हैं टीवी में, जो हम जो है ऑर्डर करते हैं उन कॉल्स पे कॉल करके, तो वो जो है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है। जब हम कॉल करेंगे तभी वो प्रोसेस करेंगे, वरना उनका कोई काम ही नहीं है। तो वो हो गया एक इनफॉर्मल सिस्टम जिसका कोई पता नहीं होता कि कब कॉल आ जाए। Physical system. Physical system are tangible entities that may be static or dynamic। computer system, vehicles, building etc. are physical system। मतलब जो physical system होता है वो tangible entities होती है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो static भी हो सकती है, dynamic भी हो सकती है, मीन्स चेंजिंग वो अपनी पोजिशन चेंज भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स है, व्हीकल जो है वो एक फिजिकल सिस्टम है जिसमें कि हम जाते हैं, वो हमें ड्रॉप करते हैं कहीं भी, तो वो एक सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम। ओके। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम आर कॉन्सेप्चुअल एंटिटीज। एग्जाम्पल कंपनी। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है कि वो असल में है नहीं, फिर भी उनको वर्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी कंपनी का। मान लीजिए ABC कंपनी है, तो ABC नाम का कोई पर्सन नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन अगर वो कहीं भी उसको सिग्नेचर करने हैं, मतलब ABC कंपनी के हम स्टैम्प यूज़ करते हैं। स्टैम्प क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो ABC कंपनी एज अ ह्यूमन या फिर एज अ एंटिटी हमें शो हो रही है। तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। ओपन सिस्टम, open system is a system within its environment. It receives input from environment and provides output to the environment. Any real life example, information system और organization etc. ओपन सिस्टम क्या होता है? जो अपने ही इन्वायरमेंट के बाहर से, मतलब बाउंड्री के बाहर जो भी एरिया होता है उससे इनपुट लेता है, और जो भी वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो उस इन्वायरमेंट में भेजता है। तो वो हो गया ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल कोई भी रियल लाइफ सिस्टम, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर ले, तो वो एक ओपन सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम, closed system is isolated from its environment influences. It operates on factor within the system itself. It is also defined as a system that includes a feedback loop, a control element and a feedback performance standard. जो closed system होता है वो environment से isolated होता है, मीन्स जो उसके फैक्टर्स है उसके अंदर जो पहले से प्री डिफाइंड थिंग्स है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। फॉर एग्जांपल किसी भी फीडबैक लूप का हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने किसी भी मतलब हमने कोई भी ऑर्डर किया, हम फीडबैक देते हैं, प्लीज़ रेट इट थ्रू स्टार्स। तो उसमें हम कितने भी स्टार्स फीड करें, 1 2 3 4 5, इट डजेंट मैटर, उसमें जो हमें रिस्पॉन्स आएगा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, तो वो एक फीडबैक लूप है। ओके, चाहे कस्टमर डिफाइन करे उसको 1 स्टार से, चाहे वो 5 स्टार से डिफाइन करे, लेकिन उसको रिप्लाई वही मिलना है। अब हम बात करेंगे मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम। मैनुअल सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड ऑटोमेटेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम द होल प्रोसेस इज ऑटोमेटिक। एग्जाम्पल, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। जो मैनुअल सिस्टम होता है उसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन रिक्वायर नहीं होता, मीन्स जो सारा काम है वो मशीन्स करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ट्रैफिक लाइट देखते हैं, हम अपने स्कूल्स के जाते हुए या कहीं भी मार्केट जाते हुए, तो हमें ट्रैफिक लाइट इजीली दिख जाती है। तो उस ट्रैफिक लाइट में कोई पर्सन उसको चेंज नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, तो वो हो गया मैनुअल ऑटोमेटिक सिस्टम। ओके, द सिस्टम विच रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन इज कॉल्ड एज अ मैनुअल सिस्टम। जिस सिस्टम में ह्यूमन का रिक्वायरमेंट हो, मतलब ह्यूमन उसमें कुछ चेंजेस करे या रिक्वायर्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं मैनुअल सिस्टम। एग्जाम्पल, जैसे कि हम मेट्रो में जाते हैं, किसी ट्रेन में जाते हैं या कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो उसमें हमें कस्टमर सपोर्ट के लिए ह्यूमंस दिखाई देते हैं। ह्यूमंस क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो अच्छे से एक ह्यूमन टच के थ्रू फीलिंग्स को समझ सकते हैं और हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वो हो गया एक मैनुअल सिस्टम। ओके, अब हम बात करेंगे रियल टाइम सिस्टम के बारे में। रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं? अ रियल टाइम सिस्टम डिस्क्राइब एन इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम with several time limitations. A real time system is used when there are rigid time requirements on the flow of data. A real time system is considered to function correctly only if it results within the imposed time constraints. Means जो रियल लाइफ सिस्टम होता है उसे हम टाइम लिमिटेशन से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी टास्क है, वो हमें मंथ एंड तक करना है। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक गोल सेट करती है कि हमें मंथ एंड तक इतनी सेल्स अचीव करनी है, तो वो एक रियल टाइम सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है या फिर कोई भी काम करना है जिसको हम टाइम से डिफाइन करें, तो वो एक रियल टाइम सिस्टम हो जाता है। A real-time system is considered to function correctly only if it result within the imposed time constraint. Means अगर जो defined time है उसके अंदर हम जो अपना गोल अब अचीव कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा रियल टाइम सिस्टम सक्सेसफुल है। नेम एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। अब रियल टाइम सिस्टम के भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सेकंड होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। ओके, तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? हार्ड रियल टाइम सिस्टम guarantees that critical tasks are completed on time. हार्ड रियल टाइम सिस्टम का मतलब ये है कि
इतने टाइम में ये टास्क होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हार्ड रियल टाइम्स सिस्टम गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क आर completed ऑन टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम विच आर लेस restrictive type of real time system where a critical real time task get priority over other tasks and retains the priority until it completes them. So system that control scientific experiment, medical imaging system, industrial control system and some display system are real time system. फॉर एग्जाम्पल जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं वो थोड़ी लेस रेस्ट्रिक्टिव होते हैं। मान लीजिए किसी रियल टाइम सिस्टम में हमने 2 टास्क दिए, तो उसमें सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम पहले देखेगा कि कौन सा प्रायोरिटी पे है, जो प्रायोरिटी पे है उसको परफॉर्म किया जाएगा, और फिर बाद में जो लेस प्रायोरिटी वाला है उसको रोक के रखा जाएगा, रिटेन रहेगा। उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन उसको रिटेंशन में हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। फिर जब वो प्रायोरिटी वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिटेन टास्क को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स है। जैसे कि साइंटिफिक कंट्रोल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, या कोई मेडिकल इमेजिंग है, मान लीजिए एक्सरे है, एक्सरे हम करवाने जाते हैं या कोई भी इमेजिंग हम करवाने जाते हैं, तो एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में हो जाएगा, ये मशीन इतने टाइम पीरियड में ये एक्सरे या जो भी है वो कर देगी। तो जो ये एग्जांपल्स है वो रियल टाइम सिस्टम के एग्जांपल्स है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन विच द डाटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन in a distributed system in which the data process and interface of information are distributed to multiple locations in a computer network. Accordingly, the processing workload required to support this component is also distributed among multiple computers on the network. In this system, each processor has its own local memory. The processor communicate with one another through various communication lines such as higher buses or telephone lines. The processors in a distributed system may vary in size and function. They may include some small microprocessor, workstation, mini computer, and large general purpose computer system. जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है उसमें डाटा प्रोसेस या इंटरफेस जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो अलग अलग स्क्रीन्स पे, अलग अलग कंप्यूटर्स पे हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो प्रोसेसिंग वर्कलोड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, जो इस टाइप के प्रोसेसर, इस टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसमें हर एक प्रोसेस की हर एक खुद की लोकल मेमोरी होगी जिसमें वो जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करेगा, और जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग यूएसबी से या फिर लाइन केबल से या फिर मतलब हायर बसेस के थ्रू वो जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में। द प्रोसेसर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के वेरी कर सकते हैं साइज एंड फंक्शन में, जो कि है उसमें स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकते हैं, वर्क स्टेशन भी हो सकते हैं, या मिनी कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मींस अभी हमने जो पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिसमें अलग अलग जो नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या है? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम: रिसोर्स शेयरिंग, कंप्यूटेशनल स्पीड अप, रिलायबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। ओके, रिसोर्स की शेयरिंग हो जाती है, अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क पे आप वो देख सकते हैं सेम इंफॉर्मेशन, और जो आउटपुट है उसको हम स्टोर कर सकते हैं अपनी लोकल मेमोरी में और ट्रांसमिट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कंप्यूटेशनल स्पीडअप, जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आप एक ही मेमोरी पे काम कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो स्पीड कम होगी, लेकिन अगर हम उसी प्रोसेस को डिवाइड करते हैं तो स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। रिलायबिलिटी होती है इसमें, कम्युनिकेशन हो सकता है एक दूसरे के साथ, सो ये बेनिफिशियल है। डिस्क्राइब 5 लेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। अब इसकी हम 5 लेयर्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट होता है आर्किटेक्चर, सेकंड होता है प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड होती है प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, एप्लीकेशन लॉजिक लेयर एंड डाटा मैनिपुलेशन लेयर, डाटा लेयर। ओके सर, ओके मैम।
ओके, फर्स्ट है आर्किटेक्चर। द 5 लेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर आर प्रेजेंटेशन लेयर। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वो एक्चुअल इंटरफेस होता है। प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू हम इनपुट्स रिसीव करते हैं और जो आउटपुट है वो भी हम प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू ही शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर जो है वो इंक्लूड करता है प्रोसेसिंग, मतलब जो हमें इंटरफेस दिखाई देगा उसके पीछे क्या प्रोसेसिंग होगी उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। लॉजिक लेयर मतलब जो प्रोसेसिंग जो इंटरफेस है उसकी कैसे करनी है उसको हम इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल है एडिटिंग इनपुट डाटा, फॉर्मेटिंग आउटपुट डाटा। मीन्स अगर हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो उसको कुछ एडिट करना होगा, तो वो जो एडिट करने वाली लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन लॉजिक लेयर। एप्लीकेशन लॉजिक लेयर इंक्लूड ऑल द लॉजिक एंड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एक्चुअल बिजनेस एप्लीकेशन एंड रूल। एग्जाम्पल कैलकुलेशन। मीन्स जो एप्लीकेशन लॉजिक लेयर मीन्स किसी भी हम डाटा को इनपुट करते हैं और उसको हम एप्लीकेशन लॉजिक लेयर के प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर के थ्रू उसको फॉर्मेट या एडिट करते हैं, लेकिन उससे पहले वो एप्लीकेशन लॉजिक लेयर के पास जाती है। मीन्स जो एप्लीकेशन उस डाटा पे परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट डाला 1+2, ओके, तो ये हमारी गई पहले एप्लीकेशन लेयर पे, ओके, प्रेजेंटेशन लेयर पे, फिर प्रेजेंटेशन लेयर के बाद ये प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर के पास। लेकिन इसके पीछे जो वर्क कर रहा है एप्लीकेशन उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लॉजिक लेयर। तो ये कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेशन जो है वो एप्लीकेशन लॉजिक लेयर का एग्जाम्पल है। फोर्थ है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लेयर। डाटा मैनिपुलेशन लेयर इंक्लूड्स ऑल द कमांड एंड लॉजिक रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा टू एंड फ्रॉम द डाटाबेस। मतलब जो डाटा मैनिपुलेशन लेयर है सभी इसमें सभी कमांड या लॉजिक जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या डाटा से रिट्राइव करने के लिए वो होती है डाटा मैनिपुलेशन लेयर। फिफ्थ हमारे पास है डाटा लेयर। डाटा लेयर इज द एक्चुअल स्टोर्ड डाटा इन द डाटाबेस। मीन्स जो डाटाबेस में डाटा स्टोर्ड है उसको हम बोलते हैं डाटा लेयर, ओके। अब हम बात करने वाले SDLC मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओके। अभी हमने जाना कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और अलग अलग टाइप्स के सिस्टम क्या होते हैं, ओके। अब हम जानेंगे कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने की जो साइकिल होती है वो क्या होती है। डिफाइन SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। द सक्सेस ऑफ एनी सिस्टम depends on the approach of building it. If the development approach is right, the system will work successfully. System development life cycle is a standard methodology for the development of information system. It mainly consists of 4 phases: system analysis, system design, system constructions and implementation, and system support. Every system consists of input, task and output, ओके। जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको हम बोलते हैं कि हमने वो सिस्टम बनाया कैसे है, ओके। तो इसकी एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है जो कि हर एक सिस्टम को डेवलप करने में हम यूज़ करते हैं। जो मेथोडोलॉजी उसमें मेनली हम बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस के बारे में कि पहले हम एनालाइज करेंगे कि हमें सिस्टम बनाना कैसे है या क्या बनाना है, ओके। फिर हम बात करेंगे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, ओके। हमें ये पता चल गया हमें सिस्टम बनाना है, इस तरह का सिस्टम बनाना है, तो हम उसको पहले डिज़ाइन करेंगे, रफ डिज़ाइन या किसी भी तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, ओके। फिर हम उस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हमने डिज़ाइन बनाया उसको हमें इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम सपोर्ट। लास्ट है ये SDLC का, मीन सिस्टम को हम सपोर्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया, अब उसमें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो होता है सिस्टम सपोर्ट। तो मतलब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।